यार इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरीके से बदल रहा है और कोई मेरे को अगर 3-4 साल पहले बोलता कि ऐसी हालत हो कि मोबाइल फोन इंडस्ट्री की, तो मैं बात मानता ही नहीं। क्योंकि इस समय हमारे पास रैंकिंग आ चुकी Q3 2023 में मोबाइल फोन ब्रांड्स की कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कौन बिक रहा है, कौन नहीं बिक रहा, किसकी ग्रोथ यहाँ पर हो रही है, कौन ग्रोथ नहीं कर रहा है। और रिजल्ट्स इतने ज्यादा सरप्राइजिंग है कि आप खुद भी चौंक जाओगे। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ ऐसे खुलासे करूंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने अभी तक सुनी भी नहीं होगी। सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी की। आप लोगों को पता है काफी समय तक Xiaomi नंबर 1 थी, बीच में डाउनफॉल आया था, Xiaomi की रैंकिंग 4th हो गई थी। अभी इस समय अगर मैं Xiaomi ग्रुप की रैंकिंग देखूं, और मतलब मैं अगर जितने भी ब्रांड है सबको साथ में मिलाऊं, तो वहां पे Xiaomi नंबर 2 पर आता है। लेकिन इस वाली ग्रोथ में पोको का बहुत बड़ा हाथ है। मतलब आप खुद समझिए, अगर मैं Xiaomi को पोको से अलग कर दूं ना, तो Xiaomi पता 2nd रैंक से सीधे 4th रैंक पे गिर जाएगा। और अगर मैं इंडिविजुअल सब ब्रांड्स को अलग कर दूं बाकी कंपनीज के भी, तो उसके बाद जो रैंकिंग आएगी ना, ऑब्वियसली Xiaomi तो 4th पे आएगा, पोको इंडिविजुअल ब्रांड होके 7th पर आएगा। मतलब पोको जैसी कंपनी जो 1 साल पहले लग रहा था अपने मदरबोर्ड इश्यूज के कारण, इन सब के कारण काफी ज्यादा नेगेटिविटी में थी, यार वो काफी ज्यादा बिक रही है। और सरप्राइजिंग बात बताओ यहाँ पर क्या हो रही है कि Xiaomi जैसी कंपनी का जो सबसे बेस्ट सेलर फोन होगा, वो आप गेस कर सकते हो कौन सा होगा? इस बार Redmi Note सीरीज नहीं है उस कैटेगरी में। इस बार जो Redmi 12 5G निकाला था ना, वो उस कंपनी का बेस्ट सेलर स्मार्टफोन बना। यार कमाल की बात हो जाती है, कहां पे Xiaomi एकदम से 13 Pro पे तब फोकस करती है, Redmi Note पे करती है, लेकिन बाहर ही उनका Redmi 12 मार जाता है। ऐसे ही पोको कंपनी के बेस्ट सेलर फोन के बारे में बताओ, जो इंडिविजुअली रैंक में 7th पोजीशन पर बैठी हुई है, उसका बेस्ट सेलर फोन है पोको M6 Pro। कहां हम सोच रहे थे पोको F5 होगा, कहां M6 Pro बाजी मार गया। यार इससे एक बात समझ में आ गई कि 15,000 रुपए के सेगमेंट में लोगों की प्रायोरिटी 5G हो चुकी है। जो फोन ढंग का होगा 5G प्रोवाइड करवाएगा, लोग उसके ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और यही हम यहाँ पे देख रहे हैं। और देखा जाए तो Redmi और पोको मिलके दोबारा से लिस्ट में ऊपर आते जा रहे हैं, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। लेकिन भाई बात करें सैमसंग की, यार सैमसंग ऑब्वियसली नंबर 1 कंपनी बन के बैठा हुआ है, लेकिन सैमसंग के बारे में कुछ बातें जाननी है। सैमसंग के जो फोन्स लिटरली सबसे ज्यादा बिकते हैं ना, वो होते हैं A सीरीज, M सीरीज और F सीरीज। हालांकि उन्होंने अपनी Z Fold, Z Flip निकाले थे, लेकिन सच बता रहा हूँ उसका मार्केट बहुत ही ज्यादा छोटा है। फोल्ड और फ्लिप बहुत ही नेग्लिजिबल है कि सैमसंग को उससे ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है मार्केट शेयर में, बजाय कि ये इससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि सैमसंग का F14, M14, M34, M54 कितने बिके। A14 बेस्ट सेलर रहा, A34 यहाँ पर बिका, और A सीरीज एक ऐसी है जो यहाँ पे सैमसंग की लिटरली काफी ज्यादा बिकती है। S सीरीज के अंदर जो लिटरली S23 अल्ट्रा है वो बहुत बिक रहा है। मतलब बता सकता हूँ कि उस फोन की आज भी इतनी डिमांड है कि 1 लाख रुपए के ऊपर किसी को फोन खरीदना है, और अगर आईफोन नहीं लेना चाहता, उसके बाद नंबर 1 प्रायोरिटी S23 अल्ट्रा है। ऑब्वियसली फोन अच्छा है, इसलिए मार्केट में टिका हुआ है, तभी ये लोग यहाँ पे काम कर पा रहे। हालांकि एक बात बता सकता हूँ कि सैमसंग और Xiaomi में अब ज्यादा गैप नहीं बचा है। और देखने वाली बात है, अभी जो पूरा फेस्टिव सीजन है, पूरा दिवाली तक का, उसमें जो लिस्ट हो सकती है फ्यूचर में, वो बहुत बदल सकती है। तो अगर आप उस वीडियो को भी इंतजार कर रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसे हमें लग रहा था कि शायद खत्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ Realme की। हालांकि Realme और Vivo है ना बहुत ही ज्यादा क्लोज है, क्योंकि अगर मैं Vivo के अंदर iQOO मिला दूं ना, तो ये लोगों की रैंकिंग ऊपर निकल जाती है। लेकिन वही अगर मैं Vivo से iQOO को हटा दूं ना, तो Realme ऊपर निकल जाता है। और लिटरली Realme इंडिविजुअल कंपनी होके Xiaomi से ज्यादा फोन बेच रही है। मतलब कुल मिला के बात ये कि Realme को शुरू किया गया था Redmi को देख देख के। आज के समय में हालत यहाँ पर ये कि Redmi से ज्यादा फोन Realme यहाँ पर बेच रहा है। कभी सोचा था ऐसी हालत भी होगी यहाँ पे मार्केट की? क्या Realme की बात करें तो 11 Pro सीरीज आई थी, शाहरुख खान को उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, और लिटरली यही चीज यहाँ पे काम कर गई। Realme 11 Pro वाकई में उनका बिक गया, और इतना बिका कि आज के समय में Realme को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि 30,000 रुपए के ऊपर हम फोन बेच सकते हैं। तो अब वो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम Realme की GT सीरीज को वापस इंडिया में लाते हैं, क्योंकि इस साल अभी तक Realme GT सीरीज का एक भी फोन नहीं आया। लेकिन अब शायद धीरे धीरे हम GT सीरीज में भी जा सकते हैं। लेकिन बात करें तो Realme के एग्जैक्टली में जो बेस्ट सेलिंग फोन है, जिनके कारण वो यहाँ पे लिस्ट में बना हुआ है ना,
उसमें से कुछ नाम बताता हूँ। एक Realme का 11 और 11X ये बिके, लेकिन जो सबसे धमाकेदार सेल हुई ना वो थी नार्जो N55 की। यार नार्जो एक ऐसी चीज है जो उन्होंने ऑफलाइन में एक इंडिविजुअल ब्रांड ही क्रिएट कर दिया है, और 15,000 के अंदर नार्जो बहुत जबरदस्त है कि इतना जबरदस्त सेल हो रहा है कि रेडमी को यहाँ पे टक्कर दे रहा है। इसी वजह से सेकंड नंबर पे Realme यहाँ पे टिकी हुई है। यार हम लोग क्या सोच रहे थे, माधव शेठ के जाने के बाद कंपनी नीचे जा रही है, लेकिन कहानी तो बिल्कुल उल्टी हो गई। Realme तो ऊपर चढ़ने लगी, जबकि ऑनर का तो कोई नामो निशान नहीं है। खैर ऑनर की बात मैं थोड़ी देर से करने वाला हूं जब मैं OnePlus की बात करूंगा, क्योंकि OnePlus के कारण ऑनर की हालत यहाँ पे खराब हो गई थी। खैर इसके साथ ही अब मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे Vivo कंपनी की, क्योंकि Vivo के अंदर मैं iQOO को हटा दूं तो ये लोग आ जाते हैं थर्ड पोजीशन पे, लेकिन अगर मैं Vivo iQOO को मिला दूं तो Realme से ऊपर निकल सकता है। लेकिन बात करें Vivo की तो यार सिंपल सी बात है, अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन अपनी V सीरीज और Y सीरीज के कारण काफी अच्छा कर रहे हैं। X सीरीज इनकी नहीं चलती, इन्हें भी पता है। V सीरीज Y सीरीज बहुत बिकती है। ऑफलाइन में जो प्रेजेंस Vivo ने बनाई है ऐसी प्रेजेंस दूसरी कंपनी नहीं बना पाई है। iQOO इंडिविजुअली देखा जाए तो इसकी जो रैंकिंग होगी वो काफी ज्यादा नीचे आ जाएगी, लेकिन फिर भी iQOO एक नीश को बहुत अच्छा फोकस कर रहा है। एक सिंपल सी बात है कि iQOO अब ऐसे फोन बना रहा है जो थोड़े टेक एंथुसियास्ट के लिए, मतलब खुद सोचिए स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 को आयु कितना टाइम हुआ है, लेकिन ऑलरेडी iQOO 12 जो 8 Gen 3 वाला फर्स्ट फोन होगा इंडिया में, उसकी लॉन्च डेट आ चुकी है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगले साल का फ्लैगशिप आपको इंडिया में इसी साल देखने को मिल रहा है। आमतौर पे क्या होता था, जनवरी फरवरी ऐसे लॉन्च होते थे। और कुछ साल पहले की बात करें ना, अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो हालत ये थी 6 महीने का टाइम लग जाता था लेटेस्ट प्रोसेसर की एंट्री इंडिया में होने में। यार ये कहानी बहुत बदल दी और iQOO को गेम समझ में आ गया कि सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर देनी है, और मार्केट में धीरे धीरे अपनी पोजीशन को इंप्रूव कर रहा है। हालांकि बेस्ट सेलर बनने में इसे अभी भी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन फोन यहाँ पे ठीक निकाल रहा है। इसके साथ यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा ओप्पो की। अब ओप्पो के अंदर अगर मैं OnePlus को इंक्लूड करूँ तो पोजीशन उसकी वही रहेगी, और ओप्पो से अगर मैं OnePlus को भी हटा दूं ना तो भी ये लोग 5th पोजीशन पर ही रहेंगे, जबकि OnePlus उल्टा खुद 6th पोजीशन पर आ जाता है। खैर बात यहाँ पर सिंपल सी है कि ओप्पो इंडिविजुअली आज के समय में क्या कर रहा है कि मार्जिन पे ज्यादा फोकस कर रहा है। ओप्पो कंपनी आज के समय में ये सोच रही है कि भले ही हम कम फोन बेचे, लेकिन जो फोन बेचेंगे वो थोड़े प्रीमियम होंगे, महंगे होंगे, उनसे हम ज्यादा पैसा बनाएंगे, क्योंकि कंपनी का एम एट द एंड पैसा बनाना है, और वो बिल्कुल ही एप्पल वाले रूट पे चल चुके हैं। अब देखना है कि जो एप्पल जिस तरीके से पैसा बनाता है उस तरीके से ओप्पो वाले बना पाते कि नहीं। और वही बात करें OnePlus की, इंडिविजुअल लेवल पर जो OnePlus की रैंकिंग होगी वो होगी 6th, अगर मैं ओप्पो से हटा दूं। और OnePlus के बारे में बात बोलना चाहूंगा कि OnePlus वालों को एग्जैक्टली में पता है कि इंडिया में कौन सा फोन कब लॉन्च करना है, उसे कैसे बेचना है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर पहले कार पे थे, उन्होंने नथिंग यहाँ पर बना दी, और यहाँ पे माधव शेठ भी अपना ऑनर लेकर आ गए थे। लेकिन इस साल ऑनर 90 की सेल्स शुरुआत में इतनी अच्छी नहीं हुई, और इसके बाद आप लोगों ने खुद ने देखा कि अभी जब फेस्टिव ऑफर आए थे तब ऑनर 90 के ऊपर हेवी डिस्काउंट दिया गया। सेम कहानी नथिंग फोन 2 की थी। नथिंग फोन 2 45,000 का लॉन्च किया, वो फोन भी बिल्कुल नहीं बिका। कहा नथिंग फोन 1 की 1 लाख यूनिट बिक गई थी, लेकिन नथिंग फोन 2 बिल्कुल भी नहीं चला। इस वजह से उसका प्राइस नीचे करने के लिए उसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया। और इसके बाद की कहानी तो पता है कि उसके बावजूद भी इन कंपनीज को फोन बेचने में दिक्कत आ गई, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है OnePlus। आप बिलीव नहीं करोगे, 30,000 रुपीज से लेके 45,000 रुपीज के सेगमेंट में सिर्फ एक फोन ने डोमिनेट कर रखा है मार्केट में, और सबसे ज्यादा यही फोन बिकता है, और वो है OnePlus का 11R। और ये फोन सेल्स खा गया नथिंग की और ऑनर की। आप समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि OnePlus को यहाँ पे पता है कि अपना महंगा OnePlus 11 निकालेंगे थोड़ा बहुत बिकेगा, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए एक छोटा सस्ता मॉडल भी हम निकाल सकते हैं जिसके अंदर आपको वैसी स्पेसिफिकेशन कुछ वैसी चीजें मिलेंगी, लेकिन कुछ जगह कॉस्ट कटिंग करेंगे, लेकिन बदले में एक अच्छा फोन डिलीवर कर देंगे। ये चीज नथिंग वाले नहीं सोच पाए। अगर नथिंग फोन 2 का भी कोई छोटा वर्जन लाइट एस TR कोई भी बना देते ना, आप समझ के रखिए वो फोन यहाँ पे चल जाता। मतलब नथिंग फोन 1 के अंदर प्रोसेसर 778G हटा के 7+ Gen 2 कर दे और 30 से 35 में लॉन्च कर देते, ये फोन बेस्ट सेलर बनने का पोटेंशियल रखता था। लेकिन यार नथिंग को तो यार एक ही फोन लॉन्च करना था, महंगा फोन लॉन्च करके उन्होंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। लेकिन इस चीज का फायदा OnePlus ने उठा लिया। 11R तो OnePlus का बिका, लेकिन Nord 3 भी OnePlus का बिका है। लेकिन सरप्राइजिंगली जो Nord CE 3 जिससे ज्यादा उम्मीदें थी वो उतना नहीं चला यार। ये भी एक चीज है जो OnePlus के साथ है, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे 6th पोजीशन पर है और काफी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसके बाद 7th पे पोको आती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन 8th पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते और कभी भी टॉप 10 की लिस्ट में उसने अपनी जगह नहीं बनाई थी,
और वो कंपनी का नाम है एप्पल। क्योंकि इंडिया में आईफोन पहले बिकता था लेकिन कम बिकता था। यार इस साल कहानी ऐसी हो गई कि हर किसी को आईफोन लेना है, और आईफोन जो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट था अब ऐसा हो गया है कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में तो बिका ही, लेकिन Q3 में 25 लाख आईफोन बिके। और आपको बता सकते हो जब फेस्टिव सीजन था, यहाँ पे एप्पल स्टोर की बात कर ले, फ्लिपकार्ट ले ले, अमेज़न ले ले, इन सब ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 15 लाख आईफोन्स बेचे। यार ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब कि इंडिया में लोग आईफोन्स को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि एप्पल अपनी इस रैंकिंग में यहाँ पे आ रहा है, और लिटरली बाकी जितनी भी कंपनीज है ना, इनमें से ज्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पर एप्पल बना रहा है, क्योंकि एप्पल वालों ने इतनी बड़ी चीज यहाँ पे पुल ऑफ कर ली। और यही चीज देख के डर लगता है, क्योंकि आमतौर पर एप्पल के फोन्स का जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है वो 50,000 रुपए के ऊपर होता है, ऑलमोस्ट 17,000 तक चले जाता है। और यही एक प्रॉब्लम हो सकती है एंड्रॉइड फोन कंपनीज के लिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में एंड्रॉइड कंपनी सिर्फ 50,000 के नीचे सिमट के रह जाए और 50,000 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपका एप्पल का आईफोन ही देखने को मिले। लेकिन आईफोन के अलावा S23 अल्ट्रा भी बेचता है, यहाँ तक कि मोटो ने अपना जो रेजर फ्लिप निकाला था उसे भी कुछ लोगों ने पसंद किया। लेकिन फिर भी जो आईफोन की डोमिनेंट पोजीशन होती है ना यार, वो देख के यार इंडिया में यार हम भी सरप्राइज हो गए। यार सिंपल सी बात बता सकता हूँ क्या हो रहा है इंडिया में। अंडर 10,000 वाला मार्केट अभी भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी भी अपना पहला या दूसरा फोन ले रहे होंगे, सेकेंडरी फोन, जो 10,000 रुपए तक सेटिस्फाई है। 10 से 15,000 में डिक्रीमेंट है, और 10 से 20,000 में भी। जो लोग 10 से 15,000 का फोन लिया करते थे वो लोग 20,000 रुपए के ऊपर का ले रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन है EMI, डिस्काउंट, बैंक ऑफर, एक्सचेंज बोनस, ये सब। इसलिए जो प्राइस पॉइंट आके बढ़ गया वो हो गया 20 से 30,000 रुपए का। और एक पॉइंट के बाद कोई आदमी महंगा फोन लेना चाहता है तो उस आदमी की डिफॉल्ट प्रायोरिटी यहाँ पर आईफोन हो जाती है। देखते फ्यूचर में यहाँ पर क्या रहता है। लेकिन इसके साथ ही बात करें तो 9th पोजीशन है हमारी इन्फिनिक्स की। यार लिटरली इन्फिनिक्स यहाँ पर इंडिया में बिक रहा है। और 10th पोजीशन है यहाँ पे टेक्नो जैसी कंपनी की। हालांकि टेक्नो ने इस बार काफी ज्यादा प्रीमियम फोन्स निकाले, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ टेक्नो कंपनी के महंगे फोन्स यहाँ नहीं बिकते हैं। वो काफी ज्यादा शोर मचा ले, एडवर्टाइजिंग कर ले, लेकिन वो नहीं चलता महंगे के अंदर। उनका आज के समय में भी 10,000 सब 10,000 वाला सेगमेंट पकड़ रखा है उन्होंने, जबकि इन्फिनिक्स 15,000 20,000 वाले सेगमेंट को यहाँ पे पकड़ रखा है उन्होंने। बेसिकली बात करें तो अगर मैं ट्रांसाइन होल्डिंग, इन्फिनिक्स, आईटी, टेक्नो इन तीनों को मिला दूं ना, तो लिटरली जो बजट के अंदर उन्होंने मार्केट होता है ना, ये लोग अब इसको पकड़ने में लगे हुए हैं, और लिटरली इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड यहाँ पर बन जाते हैं। क्या बिलीव कर सकते हो? और अगर मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो इस लिस्ट के अंदर यहाँ पे नोकिया भी आते हैं 2nd पोजीशन पे। और मैं खुद देख के सरप्राइज हो गया, क्योंकि अभी तक मेरे को भी समझ में नहीं आया कि आखिर कौन लोग हैं जो नोकिया का फोन यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी यार उसकी ग्रोथ हुई है। इसके बाद अगली पोजीशन मोटोरोला की, जो आज के समय में ग्रोथ में आया है मोटोरोला। लेकिन फिर भी ये देख के सरप्राइज लगता है कि यार टेक्नो से कम फोन यहाँ पे मोटोरोला बेच रहा है। देखो मोटोरोला ठीक फोन यहाँ पे बना रहा है, लेकिन जो मोटोरोला के फोन एग्जैक्टली में बिकते हैं ना, वो 20,000 रुपए से नीचे बिकते हैं और ऑनलाइन मोस्टली ज्यादा बिकते हैं। उन्हें मेन स्ट्रीम जाने की जरूरत है, ऑफलाइन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और अपनी इमेज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। इसके साथ ही 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में कुछ ढंग के फोन निकाले, लेकिन थोड़ा और भी यहाँ पे एफर्ट डाल सकते हैं। और जो 20,000 रुपए के नीचे के फोन है, वहां पे अपने डिजाइन, कलर्स वहां पे कुछ खेल सकते हैं और कुछ नई चीज डिलीवर कर सकते हैं। तो मोटोरोला ग्रो कर रहा है, लेकिन अभी भी उसके पास पोटेंशियल है और वो आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। लेकिन डेफिनेटली उसे मेन स्ट्रीम यहाँ पर जाना पड़ेगा, नहीं तो मोटोरोला के लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है। और इसके बाद डेफिनेटली रियलमी को तो बूस्ट मिला ही मिला यहाँ पे। और इसके बाद सरप्राइजिंगली गूगल है, क्योंकि डेफिनेटली गूगल के फोन इंडिया में खरीदे जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस गूगल के साथ ये कि जब गूगल के फोन में डिस्काउंट आता है, प्राइसिंग अच्छी होती है, तो लोग गूगल पिक्सल को लेना पसंद करते हैं। लेकिन जब प्राइसिंग गलत हो जाती है तो यार कुछ भी कर लो, गूगल यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि गूगल अपना को शायद एप्पल से कंपेयर करता है और वही प्राइसिंग यहाँ रखता है। जबकि शुरुआत में यहाँ पे गूगल को प्राइसिंग सही करने की जरूरत है। अगर पिक्सल फोन की प्राइसिंग अगर शुरुआत से सही हो इंडिया में, पिक्सल फोन इंडिया में धूम मचा सकते हैं। यार ये एक चीज है पिक्सल के साथ। काफी सारी चीजें बदल रही है, मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है। इंडिया का मार्केट प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के ऊपर जा रहा है और लोग महंगे और एक्सपेंसिव फोन खरीदते जा रहे हैं, जिस कारण से कंपनीज भी रेट यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ाती जा रही है। अब ये चीज कब जाकर रुकेगी, फ्यूचर क्या होगा क्या पता। लेकिन एक नए टाइप का ट्रेंड, जहाँ पे इंडिया में पहले बजट सेंट्रिक सोचा जाता था ना, थोड़ा प्रीमियम के ऊपर यहाँ पे मूव ऑन करने लग गया। देखते हैं आने वाला फ्यूचर यहाँ पे इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट का क्या होता है। बने रहिए, और इंटरेस्टिंग वीडियो लगा, इस टाइप की वीडियोस पसंद आते हैं, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू देखने में। गुड बाय।